दोस्तों, नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर भी माता के अलग अलग शक्तिपीठ है। जैसे हमारी बगल में नैनीताल है तो वहाँ पर नैना देवी। इसके अलावा चंपावत जिले में टनकपुर शहर पड़ता है। टनकपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर एक मंदिर से पूर्णागिरि मंदिर कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आते तो यहाँ पर में 3-4 राजवंश मिलते। एक है कत्यूरी राजवंश जिसमें जिया रानी थी, और दूसरा आ जाता हमारा परमार राजवंश से भी यहाँ का इतिहास काफी प्रभावित होता है। और इसके अलावा चंद राजवंश जो है हमारे लोहाघाट, टनकपुर और जो चंपावत जिले के आसपास का एरिया था, बाद में सब जगह फैल जाता है। तो गुजरात के श्रीचंद तिवारी यमुनों के अत्याचार से परेशान होकर के कुमाऊं के चंद्र राजा ज्ञानचंद की शरण में आते हैं और कुछ समय उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया, ऐसा कहते हैं। फिर परिस्थिति अनुकूल होने पर वापस चले जाते हैं और जिसको ने उनको शरण भी थी, जिस पर्वत पर वे रुके थे, और उसका आभार व्यक्त करने ने वहां पर एक मंदिर की स्थापना करती है। और ये समय आता है आपका 1632 में। वर्तमान समय में ये जो उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य में भी पहले पिथौरागढ़ था, जो चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। पुराण शास्त्र के अनुसार जब सती अपने पिता से अपमानित महसूस करके आत्मदाह करती है, तो भगवान शिव उसके पार्थिव शरीर को लेकर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, और जहां जहां पर उनके अंग गिरते हैं वहां पर अलग अलग शक्तिपीठ बनते हैं। इसी दरमियान उनकी नाभि अन्नकूट पर्वत पर गिर जाते हैं। शक्तिपीठ पहुंचने से पहले द्वारपाल के रूप में हमें यहाँ पर भैरव देवता का मंदिर मिल जाता है। साल भर धूनी जलती रहती है। पर्वत की चढ़ाई से पहले टुन्यास नामक जगह आती है, जहाँ पर कहा जाता है माता ने टुन्नी नामक राक्षसी, शुंभ निशुंभ आदि जो भी राक्षस को मारा गया था, उसके बाद नीचे काली नदी अर्थात उसको शारदी नदी भी कहा थे, वहां पर उन्होंने विश्राम किया था। और अगर आप पहाड़ की चोटी से भी नदी को देखते तो ये नदी जो है एक डिवाइडर का काम करता है। उसके एक साइड आ जाता है हमारा भारत देश, जहाँ पर पूर्णागिरि है, और उसी के आप बगल में देख सकते हैं राइट की तरफ को नेपाल दिखाई देता और स्पष्ट रूप से दिखाई देता। भारत नेपाल को विभाजित करने वाली काली नदी पर भी है, और यहाँ पर आगे उन्होंने अपनी थकान मिटाई। वर्तमान में साल भर लगभग 70 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान भर से आते हैं, और ये भी एक महान शक्तिपीठ है। पहाड़ों में आप किसी भी टेम्पल पे जाते हैं तो आपको डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता है। जैसे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, किसी भी वैष्णो देवी, कटरा वगैरह भी जाएंगे तो आपको पैदल ट्रैक पार करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप कभी आते हैं तो आपको 2-2.5 किलोमीटर लगभग पैदल चलने तैयार करना पड़ेगा। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियों से आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर शायद गधे खच्चर की व्यवस्था नहीं है। शायद आने वाले समय में कुछ व्यवस्था हो सकती तो मैं नहीं कह सकता। और जब मैं गया था तो यहाँ पर पैदल ही आना और पैदल ही जाना। तो उस हिसाब से अगर कोई ज्यादा बूढ़ा या शक्तिहीन है तो वो उसको थोड़ी सी दिक्कत है। स्वतंत्रता के लिए सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ये भी सभी को पता है। इसका प्रभाव उत्तराखंड में ही पड़ा था। खान बहादुर खान जो उस समय बरेली के नवाब थे, नवाब की सेना ने नैनीताल पर अधिकार करने कई बार हल्द्वानी पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना ने उन्हें हरा दिया था। वर्तमान में आपने गोरा पड़ाव देखा होगा, वहां पर ब्रिटिश छावनी थी, इसलिए उस जगह का नाम गोरा पड़ाव कहा जाता है। उत्तराखंड में जो है मुख्य गोरखों के अत्याचार की स्मृति, रामजी का महान व्यक्तित्व, अंग्रेजों की सुधार नीति, तत्कालीन उत्तराखंड के राजनीतिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन, और उसके बाद अगला जो उसमें क्वेश्चन बनता है, और टिहरी के राजा की ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पण नीति। यहाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लगभग असफल ही हुआ। उसमें केवल काली कुमाऊं के वीर नेता कालू महरा ने यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए गुप्त सैनिक संगठन की स्थापना की, लेकिन राजभक्तों के द्वारा इसकी सूचना अंग्रेजों के दिए जाने के कारण वहां छापा मारकर कालू महरा के गुप्त सैनिक संगठन को भी समाप्त कर दिया जाता है। कालू महरा कहते थे आनंद सिंह फड़तियाल, विश्वनाथ सिंह करायत, माधव सिंह, नूर सिंह, खुशा सिंह आदि ने भी सेनानियों का साथ दिया। कालू मेहरा काफी संपन्न घराने से आते थे और शाही ठाट बाट में रहते थे। स्थानीय निवासी जो है उनके
रुहेला नवाब खान बहादुर और टिहरी नरेश से भी अच्छे रिलेशन थे। उन्हें घुड़सवारी का भी अत्यधिक शौक था। कालू मेहरा और उसके साथियों ने घोड़ा खाल में स्थित अंग्रेजों की बैरक में 1897 धावा बोलकर उन्हें भगा दिया जाता और उनकी बैरकों में आग लगा दी जाती। उस समय आंदोलनकारियों ने बरमदेव थाने पर भी हमला किया। कालू मेहरा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आंदोलनकारियों के पास रहा। आनंद सिंह फर्त्याल और बिश्नाथ सिंह को गिरफ्तार कर फांसी दे दी जाती। कालू मेहरा के बारे में भी प्रचलित है और उसे बाद में फांसी दे दी गई थी। 1857 के संदर्भ में यह भी तथ्य उजागर हुआ है कि अल्मोड़ा में स्थित सेना की ऑर्डिनरी यूनिट में बगावत की तैयारियां होनी शुरू हो जाती है। उसी दौरान नाना साहब के उत्तराखंड के आने की संभावना से अनेक व्यक्तियों को नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर में फांसी दे दी गई। नाना साहब एक जोगी के भेष में उत्तरकाशी के आवास की चर्चा आज भी उत्तराखंड में की जाती है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम का उत्तराखंड पर एक प्रभाव ये होता है कि जो अंग्रेज स्विट्जरलैंड की भांति स्वतंत्र व्यवसाय के आधार पर यहाँ बस गए थे, उन्हें भी अपनी सुरक्षा का भय उत्पन्न होने लग जाता। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात काफी लंबी समय तक उत्तराखंड में ऐसी कोई राजनीतिक घटना तो नहीं घटती, लेकिन इस अवधि में अल्मोड़ा, नैनीताल और रानीखेत जो कि ब्रिटिशर्स के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में डेवलप होने लगे थे। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। प्रांत के लाट साहब ने क्लब के उद्देश्यों से प्रसन्न होकर उनके कार्यकर्ताओं को क्लब के कार्यों को विवरण प्रकाशित करने के लिए प्रेस खोलने की सलाह दे दी जाती है। अंत में 1871 में प्रेस की स्थापना करके अल्मोड़ा अखबार एक न्यूज़पेपर प्रारंभ हुआ है। यह संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है। प्रारंभ में ये बुद्धि बल्लभ पंत के इसके संपादन में निकलता है। फिर मुंशी सदानंद सनवाल ने 1813 तक इसका संपादन संभाल। अल्मोड़ा अखबार 1913 तक स्थानीय समाचारों का पत्र रहा। सर्वप्रथम 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में ईलवर्ल्ड बीट के समर्थन में एक सभा होती है। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने के प्रमुख शहर, इसका प्रमुख श्रेणी आर्य समाज को आता है। 1857 में स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर यह खंडनी पताका फहराई। देहरादून के तत्कालीन प्रमुख व्यक्ति महंत नारायण दास दरोगा लाल सिंह हरिद्वार गए। वहां स्वामी जी के सारगर्भित भाषणों को सुनकर प्रभावित हो जाते। उस समय देहरादून में ईसाई और मुस्लिम धर्म का ज्यादा प्रभाव था। देहरादून के कुछ भद्र हिंदू पुरुष भी अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। उन्हें धर्म परिवर्तन से रोकने के लिए स्वामी दयानंद को बैलगाड़ी में बैठाकर देहरादून लाया जाता है। स्वामी जी के प्रभाव से काफी सारे लोग धर्म परिवर्तन से बच जाते हैं। इस बीच प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में कर्मचारी के रूप में नौकरी करते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वह गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की सहायता करना। और यहाँ पर टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। वही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनी। निश्चित तिथि पर रासबिहारी बोस और बसंत कुमार देहरादून से दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने चांदनी चौक में स्थित एक मकान की छत से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, लेकिन हार्डिंग बच गए। बम फेंकने के प्रयास रासबिहारी बोस और क्रांतिकारी सहित पुनः देहरादून आए और गुप्त रूप से एक सभा आयोजित की जाती है। इसमें लॉर्ड हार्डिंग के बच निकलने पर शोक व्यक्त किया जाता है। इसके बाद रासबिहारी बोस को भी प्रतीत होता है कि उन्हें संदेह की नजरों से देखा जा रहा, तो वो वहां से भी फरार हो जाते हैं। 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत जी के प्रयत्नों से एक हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना था। इसकी सदस्य संख्या सीमित रखी गई थी और इसकी अधिकांश बैठकें शहर से बाहर एकांत स्थान पर होती थी। 1905 में बंगाल का विभाजन के विरोध में अल्मोड़ा के नवयुवकों ने भी जनता को संगठित कर सभाएं आयोजित की और जनता को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से अवगत किया। धीरे धीरे उत्तराखंड का राजनीतिक वातावरण भी गर्म होने लग जाता है। गढ़वाल यूनियन की तरफ से 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। यह पत्र प्रारंभ में तो पाक्षिक था और 1883 से साप्ताहिक बना दिया गया। इस पत्र के माध्यम से गढ़वाल में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है। 1914 में मोहन जोशी, चिरंजीलाल, हेमदत्त व बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की। इसी समय स्वामी
विचारानंद सरस्वती ने इलाहाबाद से आकर के देहरादून को अपना क्षेत्र। इसके बाद आया था सन 1917 में अल्मोड़ा और नैनीताल में स्वराज्य की सभाएं आयोजित की गई, जिसमें जनसाधारण को स्वतंत्रता के महत्व से अवगत कराया गया। नैनीताल वासियों ने नंदा देवी के तो पहला स्वतंत्रता का झंडा भी नंदा देवी के मंदिर में लगाया गया, तिरंगा झंडा। इसके बाद इलाहाबाद बैंक के नजदीक है गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा होती है। इसके बाद कुमाऊं परिषद और स्वतंत्रता आंदोलन हो जाता है 16 से लेकर पदोन्नति को अस्वीकार करते हुए पूरे 28 साल 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर नियुक्त रहे थे। उनके कार्यकाल में अगर हम बात करें कि 1849 में जब 1848 तक गढ़वाल में केवल एक ही चिकित्सक था। फरवरी 1849 में वहाँ एक और डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है। जुलाई 1849 में अल्मोड़ा के दवाखाने की पिथौरागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित कर दी जाती है। अल्मोड़ा के दवाखाने और अन्य स्वास्थ्य कार्य के लिए खजांची तुलाराम शाह नियमित रूप से चंदा लिया करते थे। शिक्षा का प्रसार, तहसीली स्कूलों की स्थापना, सड़क, पुल और डाक बंगलों का निर्माण, बड़े स्तर पर गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में चाय का उत्पादन, बद्रीनाथ केदारनाथ के धार्मिक कर्मचारियों में चयन व्यवस्था में सुधार, दीवानी, फौजदारी, पुलिस प्रशासन में गुणात्मक परिवर्तन, सुधार, अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल में ट्रांसफर करना, अक्टूबर 1855 और नैनीताल को एक लोकप्रिय टूरिस्ट नगरी के रूप में विकसित करना उनके गुणात्मक प्रयास से। उनके कार्यकाल में कोशिला से होती बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वे काम सितंबर 1850 में शुरू किया जाता है। तत्पश्चात जून 1855 में खैरना से होते नैनीताल कोसी घाटी की स्थायी मार्ग के लिए 5000 रुपये स्वीकृत किए जाते हैं। मार्ग निर्माण के लिए सार्वजनिक व्यय के आधार पर अधिकतर उन दिनों बंदी जिसका दोष सिद्ध हो चुका था उनसे ही श्रम कराया जाता है। मेरठ कमिश्नर के द्वारा जो ट्रेजरी के धनादेश जारी किए जा रहे थे उनके विभिन्न पर्वतीय और मैदानी कोषागारों से भुगतान सुनिश्चित किया गया। शांति स्थापित होने पर विभिन्न स्थानों से कुमाऊं और नैनीताल के भ्रमण पर आए सैन्य और सिविल अधिकारियों, पर्यटक जो गत एक साल से नैनीताल में प्रवास कर रहे थे उनसे संपर्क कर वापस भेजने की व्यवस्था कर दिए थे। साथ ही इस अवधि में उन्हें जो वित्तीय और भौतिक कठिनाई हुई उन्हें राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और कुछ राज्यभक्त नागरिकों और अधिकारियों को सम्मानित करने की संस्तुति भी प्रदान की जाती है। कुमाऊं कमिश्नरी के संपूर्ण नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एकमात्र प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरी जहां पर कंपनी प्रशासन को न केवल स्थानीय सहयोग प्राप्त हुआ अपितु स्थानीय प्रशासन के द्वारा विभिन्न स्थानों से आए हुए शरणार्थी, पर्यटक अधिकारी, मिशनरी और सैनिकों की सुरक्षा मेन एम बन जाता है। इसके बाद 1858 में सत्ता परिवर्तन तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के क्रम में गैर विनियमित क्षेत्र को विधान सम्मत बनाए रखने ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक जिला अधिनियम बनाया जाता है जिसमें कि गढ़वाल के लिए कई अलग आदेश दिए जाते हैं और कुमाऊं के लिए कुमाऊं रूल्स नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के यथावत बनी रहती है। इस उदाहरण के लिए 1931 में कुमाऊं के बंद पंचायतों के लिए बनाए गए नियम इसी अधिसूचित जिला अधिनियम 6 के अंतर्गत बनाए हुए थे। कुछ मामलों में वो फिर भी रहते। तीसरी श्रेणी में भूमि को थात और भूस्वामी को थातवान की संज्ञा की गई जिसकी उपज का थातवान का अधिकार था। थातवान को किसी का खैकर कहा जाता था। खैकर दो प्रकार के होते हैं, पक्के खैकर और कच्चे खैकर। पक्के खैकर पूर्व में भूस्वामी थे जिन पर भूमि का अधिकार समाप्त हो गया था अथवा जिनकी भूमि किसी कारण से बेच दी गई थी। इसके अलावा थातवान वहाँ पर कृषक मजदूर के रूप में काम करता है। कच्चे खेकर कभी भी भूस्वामी नहीं। इसी के निर्धारण में हलिया और साझी दो ही इसमें कैटेगरी हमें देखने को मिली। ब्रिटिश कुमाऊं में किसी से जुड़े हुए हलिया और साझी दो महत्वपूर्ण अंग थे। ब्रिटिश शासन से पूर्व अंग्रेजी प्रशासन के प्रारंभिक दौर में हलिया की स्थिति एक दास के समान थी। स्थानीय परंपरा के अनुसार बड़े भूस्वामी स्वयं खेतों में काम नहीं कर सकते थे, इसलिए खेतों को जोतने के लिए उन्हें हलिया नियुक्त किया था जिन्हें अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बना सके। हलिया का भोजन, आवास, संपूर्ण व्यवस्था भूस्वामी द्वारा की जाती थी। बाद में उनकी स्थिति जो थी घरेलू सेवक जैसी हो जाती थी। इसके अलावा बात आती है अगला संचायत भूमि। इस कड़ी में संचायत भूमि की राजस्व प्रशासन एक महत्वपूर्ण अंग था। गांव की
सामूहिक नाप भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया था, जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों के द्वारा कुछ परिवारों अथवा साझेदारों के पास होता था, जिनकी यह संचायत भूमि थी। ये गांव वालों के सामूहिक कार्यकलापों के लिए स्थली के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अब बेनाप भूमि की अगर आप बात करें, बेनाप भूमि का नियंत्रण प्रारंभ से ब्रिटिश कुमाऊं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न। कमिश्नर रेमजे ने भी सबसे पहले इसके स्वामित्व की समस्या पर प्रकाश डाला था। साथ ही उन्होंने बेनाप भूमि का गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश जो निवेशक को आवंटित किए जाने का विरोध भी किया था। उनका मानना है कि इस संदर्भ में स्थानीय जनता को वरीयता दी जानी चाहिए, जैसे कि चाय जैसी व्यापारिक खेती के लिए। ट्रेल के द्वारा 80 साला बंदोबस्त में गांव की सीमाएं तो निर्धारित की गई थी, लेकिन बेनाप भूमि पर जनता का अपना अधिकार समझती थी खेती के विस्तार के लिए। धीरे धीरे एक बड़ी समस्या होगी कि बेनाप भूमि जो हमारा था वन आच्छादित थी, जिसमें नयावाद अनुवाद को नियंत्रित करने के लिए 1895 में नियम पारित किए गए, जिसमें पहाड़ की चोटी और खड़ी ढलान पर भूमि को अनुदान में देना प्रतिबंधित किया गया। वो इसीलिए किया गया, जैसे आजकल लैंडस्लाइड होता, ताकि जो ऐसी जमीन जो कि संवेदनशील है उस पर कहीं पर किसी का कोई अधिकार न रहे। इसलिए अब हम आते हैं समय चक्र में आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना था। इसकी सदस्य संख्या सीमित रखी गई। इसकी अधिकांश बैठकें शहर से बाहर किसी एकांत स्थान पर होती थी। इसके बाद आए थे हम 1905 में बंगाल विभाजन होता। बंगाल विभाजन का विरोध भी किया जाता है। विरोध में कुछ हमारे कुमाऊं में भी विरोध था। अल्मोड़ा के नवयुवकों ने जनता को संगठित कर सभाएं आयोजित की जाती है और जनता को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से अवगत किया जाता है। धीरे धीरे उत्तराखंड का राजनीतिक वातावरण गर्म होने लगता है। इसके बाद गढ़वाल यूनियन की तरफ से 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। ये पत्र प्रारंभ में पाक्षिक था और 1913 से इसको साप्ताहिक बना दिया था। इस पत्र के माध्यम से गढ़वाल में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है। सन 1905 से 1911 तक उत्तराखंड में कोई विशेष राजनीतिक घटना नहीं होती। 1913 में अल्मोड़ा अखबार, जो कि बद्रीदत्त पांडे अब इसको संपादक कर रहे थे, वो एक विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी मांग अब 30 गुना बढ़ जाती है। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अमेरिका घूमकर फिर अल्मोड़ा आते हैं। उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कर जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की। 1914 में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद, बद्रीदत्त पांडे नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की। इसी समय स्वामी विचारानंद सरस्वती ने इलाहाबाद से आकर देहरादून को अपना क्षेत्र निर्धारित किया। 1918 में उन्होंने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी जाती है। 1917 में अल्मोड़ा और नैनीताल में स्वराज्य सभाएं आयोजित की जाती, जिसमें जनसाधारण को स्वतंत्रता के महत्व से अवगत कराया गया। नैनीताल वासियों ने नंदा देवी के पास में एक तिरंगा झंडा फहराया गया। अध्यक्षता में एक सभा की आयोजित की जाती। गढ़वाली के दूसरे संपादक बनने का श्रेय तारादत्त गौरेला को जाता। तारादत्त गौरेला उस वर्ग से कनेक्ट थे जिन्होंने अपनी पारिवारिक स्थिति, मेहनत, लगन, ब्रिटिश और टेहरी गढ़वाल की कृपा की वजह से तत्कालीन समाज में सम्मानपूर्ण आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्राप्त की थी। यह सच है, गौरेला एक राजभक्त थे, परंतु वह राष्ट्रीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के आलोक से प्रभावित शिक्षित जन गढ़वाल के प्रथम एमए हाईकोर्ट के वकील भी थे। उन्होंने गढ़वाल में व्याप्त प्रमुख समस्याओं जैसे बेगा, जंगलात, सड़क, छूताछूत, शिक्षा, स्थानीय साहित्य, संस्कृति पर भी प्रखरता के साथ साथ दिया। गढ़वाली के सबसे लंबे समय तक कर्णधार विश्वम्भर दत्त चंदोला परम स्पष्टवादी शैली के पक्षधर व्यक्ति थे। उनकी निष्पक्षता के साथ बात कहने के लिए आज भी उनको याद किया था। इसी क्रम में उत्तराखंड के पत्रकारिता के इतिहास में अल्मोड़े में स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक 1913 से 1933 का प्रकाशन भी एक महत्वपूर्ण घटना हो जाता है। इसका संपादन और प्रकाशन स्थानीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जुझारू नेता विक्टर मोहन जोशी जी ने किया। जोशी जी इससे पूरे क्रिश्चियन नेशनलिस्ट एंड शक्ति का संपादन कर चुके थे। अल्मोड़े से ही 1922 में जिला समाचार पत्र और डिस्ट्रिक्ट गजेट नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जो कि 1925 में कुमाऊं कुमुद के नाम से निकलने लगा। ये पत्र कभी कभी पाक्षिक होता था, कभी कभी मासिक होता था, तो कभी कभी साप्ताहिक भी होता था। इसका संपादन
पूर्णानंद, प्रेम वल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी, देवेंद्र प्रताप जोशी आदि ने क्या शुरुआती वर्षों में इस पत्रिका प्राप्त साहित्यिक थे, परंतु धीरे धीरे राष्ट्रवादी अखबार के रूप में बदलने लग जाता है। अब आते हैं हम 1939 में बसंत पंचमी के दिन गढ़वाल के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने भैरव दत्त धूलिया के भक्त दर्शन सिंह के प्रयत्न से ही एक ऐसे पत्र को जन्म दिया जिसने ब्रिटिश गढ़वाल के साथ साथ टिहरी रियासत में भी चेतना फैलाने का काम दिया। इस पत्र का नाम कर्मभूमि था। ये पत्र लैंसडाउन से प्रकाशित होता है। गढ़वाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता भैरवदत्त धूलिया, भक्त दर्शन, ललिता प्रसाद नैथाली, श्रीदेव सुमन, कमल नेगी, कुमन सिंह गोसाई आदि इसके संपादन मंडल में था। ये स्वाभाविक था कि ये पत्र कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का एक साधन बना। अपने आक्रामक और राष्ट्रवादी लेखन के कारण ये पत्र ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बन जाता है। 1982 में इसके संपादक भैरवदत्त धूलिया को 4 वर्ष नजरबंदी की सजा दी गई। ये पत्र फिर भी 1946 में प्रकाशित हो गया। इसमें टिहरी रियासत में बेगार, जंगलात की समस्या, गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन, अछूत तो उद्धार, प्रजामंडल आंदोलन जैसे सभी विषयों पर अपनी लेखनी चली। टिहरी रियासत में जनता की स्थिति पर यह पत्र लिखता है कि प्रजा की स्थिति आज ये है कि उसे जो आंतरिक पीड़ा है उसे दुख दर्द किसी के सामने बताए जा सकते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी आता है जो कि समता है। इसे हरि प्रसाद टमटा न सिर्फ उत्तराखंड के परंतु देश के प्रमुख दलित नेताओं में से थे। एडवोकेट महेश प्रसाद टमटा के अनुसार 1921 में दलित समाज के लोगों को हरि प्रसाद टमटा ने शिल्पकार नाम की संज्ञा प्रदान की थी। 1921 से इस नाम की मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 5 वर्ष तक अविरत संघर्ष से शिल्पकार नाम को सरकारी मान्यता दिलाने में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात 1921 में कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किया। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रांतीय दलित सभा में भी काफी है। इसके बाद गांधी जी का आगमन हो जाता उत्तराखंड में। गांधी जी ने भी समता नाम के प्रसंग में अल्मोड़े में लिखा था, मुंशी हरिप्रसाद जी, मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि आपने ऐसा सुंदर नाम कैसे चुन लिया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समता अपने नाम के अनुसार काम करेगी और दलित शोषित समाज की सफल और सार्थक आवाज उठाते हुए पूरे राष्ट्र में एकमात्र प्रतिनिधि की साप्ताहिक बनेगी। मेरा स्नेह और आशीर्वाद तो है ही है। अल्मोड़े से ही 18 फरवरी 1948 को कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार निकला जिसके प्रथम अंक में महात्मा गांधी ने मृत्युंजयी बापू के प्रति श्रद्धांजलि नामक संपादक के लिए शोकमयी श्रद्धांजलि सभा व्यक्त की थी। इसका वार्षिक मूल्य जो था तब 6 रुपया होता है। समग्रता से देखा जाए कि औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड की अधिकांश पत्रकारिता भारत में चले जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रयास ही, क्योंकि अधिकांश समाचार पत्रों के संपादक संचालक शहरी शिक्षित मध्यम वर्गीय जनता और चेतना से लैस थे जो कि यूरोपियन और भारतीय पुनः जागरण और नई विचारधारा के आलोक में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े हुए थे और क्षेत्रीय जनता के कष्टों को भी तीव्रता से महसूस करते। इन्होंने क्षेत्रीय राष्ट्रीय समस्याओं के साथ उठाया और क्षेत्रीय समस्याओं के लिए जननीय आंदोलन को, उनकी चेतना को जाने माने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकाग्र करने की जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया था। तो ये अब आता आज़ादी मिल जाती है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हिस्ट्री बेस्ड जो भी एपिसोड होते हैं दोस्तों, बुक्स बाय बेस्ड होते हैं, ये व्यक्तिगत विचार नहीं होते। जो भी लेखकों के या न्यूज़पेपर के जो भी कटआउट में ये मिलते हैं उस ज्ञान को मेरा काम है फॉरवर्ड करना। किसी भी विवादित प्रसंग अथवा विवादित अंश के लिए यूट्यूबर, ऐप और वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगा। थैंक्स फॉर योर